नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन मेहता पीएसपी की डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रकाश संश्लेषण के स्थल के बारे में डिटेल में स्टडी किया था, या जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उस उपकरण के बारे में हमने पढ़ा था, यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की थी। हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के बारे में, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या काम, क्या संरचना होती है और उनका क्या रोल होता है, हम इस टॉपिक के अंतर्गत आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। लेकिन ये प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कौन करता है ना? कि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों के द्वारा प्रकाश का अवशोषण किया जाता है और उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने से पहले जो अवशोषण हो रहा है वो कौन कर रहा है, कहाँ हो रहा है? तो कहाँ हो रहा है, तो उसका आंसर सीधी सी बात है, ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं, उन पिगमेंट्स के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। ओके, और इन्हीं के कारण, इसी कारण इन्हें हम प्रकाश संश्लेषी वर्णक या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये प्लांट्स के अंदर, सभी पादपों की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर कितने तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली प्लांट्स के अंदर 3 तरह के पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। एक तो है क्लोरोफिल, जिसके बारे में हम बचपन से जानते हैं। दूसरा कैरोटीनॉइड्स, और तीसरा जो है वो है फाइकोबिलेंस। तो इस तरह से 3 तरह के वर्णक जो होते हैं वो जनरली प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें हम जानते हैं कि हर एक तरह का पिगमेंट्स अपना एक इम्पोर्टेंस ही रखता है। अलग अलग तरह के प्लांट्स के अंदर ये डोमिनेंसी के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि क्लोरोफिल जो है वो जनरली प्लांट्स के अंदर क्या है, प्रोमिनेंट या मुख्य पिगमेंट है, मुख्य वर्णक है। और यहाँ पर ये जो कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस जो हैं वो एसेसरी पिगमेंट्स यानी सहायक पिगमेंट्स के रूप में काम करते हैं प्रकाश अवशोषण की क्रिया में। मतलब हम जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ेंगे तो मैं और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको भी बता देना चाहूँगा कि ये क्यों सहायक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पिगमेंट सिस्टम होते हैं, वर्णक तंत्र होते हैं, उन वर्णक तंत्र में ये पिगमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ओके, और सॉरी, ये हमारा पिगमेंट सिस्टम है जिसमें यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो पिगमेंट उपस्थित है ये या तो कैरोटीनॉइड्स या फिर जनरली कैरोटीनॉइड्स होते हैं और फाइकोबिलेंस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर अंदर की तरफ जो होंगे वो हमारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये जो एसेसरी पिगमेंट्स है यानी कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस, वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और अवशोषण करने के बाद में ये ऊर्जा जो होती है वो अंदर की तरफ उपस्थित क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को स्थानांतरित कर देते हैं। तो वास्तविकता में ये एक तरह से अवशोषण करके स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं, इस वजह से सहायक भूमिका का काम करते हैं। लेकिन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल या क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो होता है, जिसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के जिसे हम कहते हैं पिगमेंट सिस्टम या रिएक्शन सेंटर जो होता है हमारा, ये मॉलिक्यूल जो होता है ये क्या करेगा, उस ऊर्जा को फाइनली रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करेगा। लेकिन इसमें ये दोनों सहायक के रूप में काम करते हैं। ओके, सभी प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोप्लास्ट या फिर क्रोमेटोफोर्स के अंदर पाए जाते हैं। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्टडी, जिसमें हमने देखा था कि ये कहाँ पर होते हैं। तो जो
क्वांटोसॉर्म्स जो होते हैं, क्वांटोसॉर्म्स के अंदर की तरफ मैंने बताया था आपको अराउंड 270 है ना, 270 या 250 के आसपास तो क्या होते हैं हमारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं, 230 सॉरी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं और क्वांटोसॉर्म के अंदर। और ये क्लोरोफिल में जिसमें 160 क्लोरोफिल ए तथा 71 क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल होते हैं और 48 कैरोटीनॉइड्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है मैं बता रहा था आपको कि क्लोरोफिल कहाँ पर होते हैं, तो क्लोरोफिल कहाँ पर होंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर या फिर क्रोमेटोफोर्स के अंदर, या कोई भी पिगमेंट होगा वो कहाँ पर होगा, तो ये क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर्स के अंदर जनरली पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्लोरोफिल की। ओके, तो क्लोरोफिल क्लोरोफिल पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषी वर्णकों में क्लोरोफिल सबसे महत्वपूर्ण पिगमेंट माना जाता है और ये हरे रंग का वर्णक है। क्या है इसका कलर, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, हरे रंग का वर्णक है ये। और अभी तक जो आइसोलेट हो पाए हैं उनमें से 9 क्लोरोफिल 9 प्रकार के क्लोरोफिल अभी तक आइडेंटिफाई हो पाए हैं, पता चल पाया है इनके बारे में। और ये कौन कौन से हैं, तो क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है, ये तो हो गए क्लोरोफिल ए बी सी डी। उसके अलावा बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए और बी, ओके। और उसके अलावा 2 है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। क्लोरोबियम क्लोरोफिल जो है ये क्लोरोबियम क्लोरोफिल 650 और 660। तो इस तरह से 5, 2 और 2 मतलब टोटल 9 प्रकार के क्लोरोफिल अभी तक पता चल पाया है। क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए बी और क्लोरोबियम क्लोरोफिल 650 और 660, इस तरह से 9 प्रकार के क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल्स के बारे में अभी तक हम जानते हैं, जिनमें से क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो सार्वत्रिक वर्णक है। क्यों ये यूनिवर्सल पिगमेंट कहा जाता है, क्यों सार्वत्रिक पिगमेंट कहा जाता है, तो इसका रीजन है कि अभी तक ये सभी तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर अगर हम बात करें तो उनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए जरूर पाया जाएगा। मतलब ये सभी तरह के पादपों के अंदर ये उपस्थित होता है, इस वजह से इसको यूनिवर्सल पिगमेंट या फिर सार्वत्रिक पिगमेंट या सार्वत्रिक वर्णक के रूप में जानते हैं। उसके अलावा इनमें क्लोरोफिल बी जनरली क्या होता है, अधिकांश पादपों के अंदर क्लोरोफिल बी पाया जाता है। कुछ शैवालों को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी सभी पादपों के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी अधिकांश पादपों में पाया जाने वाला वर्णक है। लेकिन क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई जो है वो केवल शैवालों में पाए जाने वाले वर्णक है, ये केवल शैवालों में ही पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो 4 प्रकार की, जो लास्ट के 4 प्रकार है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए बी और क्लोरोबियम क्लोरोफिल 650 660, ये जो है वो क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक जीवाणुओं में यानी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लोरोफिल अणु की संरचना कैसी होती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लोरोफिल अणु की पूरी, तो उसकी संरचना यानी उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो क्लोरोफिल की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमको दिखाई देती है। क्लोरोफिल की रासायनिक संरचना का या केमिकल स्ट्रक्चर जो है का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, तो विल्स स्टार्टर और स्टॉल तथा फिशर ने 1912 में किया था। किसने किया था, विल स्टार्टर, स्टॉल तथा फिशर ने 1912 में इसकी संरचना की खोज की थी। और अब हम बात करते हैं इसके संरचना के बारे में। संरचना भाई
तो इसकी संरचना के बारे में हम जब बात करेंगे तो कुछ इस तरह से होती है। उसकी संरचना जो होती है वो एक सिर और पूंछ के अंदर विभेदित होती है। सिर और पूंछ के जिसे हम बात करेंगे, मैं डायग्राम जैसे ही ओपन होता है मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम समझ लें कि यहाँ पर संरचनात्मक दृष्टि से अगर क्लोरोफिल अणु की हम बात करें तो एक सिर यानी हेड और पूंछ यानी टेल के अंदर ये विभेदित होता है। अणु का सिर जो होता है वो 4 पायरोल वलय यानी पायरोल रिंग से बना हुआ होता है और इससे एक फाइटोल पूंछ इससे जुड़ी हुई होती है। तो पायरोल वलय और फाइटोल पूंछ जो है वो किस तरह से विन्यासित होती है हम डायग्राम के अंदर देखेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि ये पायरोल वलय जो होती है जो आपस में मिथाइल बंधु द्वारा संयुक्त होकर एक चक्रीय टेट्रा पायरोल बनाते हैं, मतलब 4 पायरोल वलय जो होती है वो यहाँ पर। यस, तो डायग्राम खुल गया है हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 4 पायरोल वलय है, 1 2 3 और ये 4, ये 4 पायरोल वलय जो होती है वो एक चक्रीय विन्यास में संयुक्त होती है जो आपस में जुड़ी हुई होती है मिथाइल बंधों के द्वारा और एक टेट्रा पायरोल और या फिर उसे हम कहते हैं पोरफायरिन। क्या बनाते हैं? टेट्रा पायरोल या पोरफायरिन वलय बनाते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे पोरफायरिन या टेट्रा पायरोल कहते हैं। टेट्रा पायरोल वलय के केंद्र में आप देखोगे यहाँ पर तो ये Mg है। यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो क्या है, Mg मॉलिक्यूल होगा, आयन होगा, Mg आयन होगा और मैग्नीशियम जिसे हम कह रहे हैं मैग्नीशियम आयन उपस्थित होता है। इस मैग्नीशियम आयन से अगर हम देखें, मैं इसको थोड़ा और यहाँ पर लार्ज करके बता देता हूँ, ये क्या हो रहा है। मैग्नीशियम आयन से इस तरह से पायरोल वलय जो होते हैं आपस में जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पर मैग्नीशियम से जुड़ी हुई पायरोल वलय जो है या जो एक रिंग है, पायरोल रिंग है, उसकी हम बात करें तो हर एक प्रत्येक पायरोल वलय में 5 परमाणु होते हैं जिसमें से 4 तो कार्बन होते हैं और 1 नाइट्रोजन होता है। और ये जो एक नाइट्रोजन जो वाला भाग होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, वो मैग्नीशियम आयन से सीधे रूप से जुड़ा हुआ होता है। बाकी इस तरह से यहाँ पर ये रिंग बनी हुई होती है जिसमें यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। उसी तरह से इस वलय में भी, उसी तरह से यहाँ पर भी। और ये वलय जो होती है वो आपस में 5 श्रृंखलाओं से जुड़ी हुई रहती है। 5 पायरोल वलय जो होती है वो क्या होगा, 5 श्रृंखलाओं से जुड़ी हुई होती है। अब प्रत्येक वलय से एक 5 श्रृंखला संयुक्त होती है और इनमें से एक पायरोल वलय जो होती है वो लंबी है ना, एक पायरोल वलय क्या होती है वो लंबी C20H39OH यानी एल्कोहल की श्रृंखला से जुड़ी हुई रहेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर ये एल्कोहल सीरीज दिखाई दे रही है आपको, ये एल्कोहल सीरीज से जुड़ी है और ये उस संरचना का क्या बना रहा है, पूंछ वाला भाग बना रहा है जिसे हम फाइटोल रिंग कहते हैं, फाइटोल टेल कहते हैं वाला भाग बनाती है जिसे हम फाइटोल कहते हैं। फाइटोल श्रृंखला क्लोरोफिल अणु की पूंछ का निर्माण करती है। अब क्लोरोफिल ए की हम बात करें, जिसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना क्या होती है, तो C55H72O5N और N4 और Mg। इस तरह से एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ये मैं यहाँ पे क्लोरोफिल ए की मूलानुपाती सूत्र है, ये क्या है, किसका है, क्लोरोफिल ए का, जिसमें 55 तो कार्बन है, हाइड्रोजन 72 है, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 और Mg। आप इस डायग्राम के अंदर सब काउंट करोगे अगर इसको एनलार्ज करके तो आप देख पाओगे कि सारी केमिकल जो है या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल जो है वो आपको इसके अंदर गिन पाओगे तो दिखाई देगा आपको बिल्कुल एग्जैक्टली। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल बी का मूलानुपाती सूत्र। क्लोरोफिल बी का मूलानुपाती सूत्र जो है, मूलानुपाती सूत्र उसमें और क्लोरोफिल ए के मूलानुपाती सूत्र में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये क्या है, क्लोरोफिल बी के मूलानुपाती सूत्र की हम बात करें तो C255 है, H70 है, O6 है, N4 है और Mg है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 2 कम हुए और ऑक्सीजन 1 बढ़ा। कैसे बढ़ा, क्यों हुआ, तो इसका रीजन क्या होता है कि इनकी जो संरचना होती है, रासायनिक संरचना जो होती है, उस रासायनिक संरचना में अगर क्लोरोफिल ए अणु की हम बात करें तो उसके पोरफायरिन सिर के तीसरे कार्बन परमाणु पर CH3 संलयन होता है। मतलब ये आप देख पा रहे हो तीसरे कार्बन पर CH3 समूह जुड़ा हुआ रहता है। ओके, लेकिन अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें तो यहाँ पर क्लोरोफिल बी में यहाँ पर क्या होगा, CHO होगा, यानी एल्डिहाइड समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं क्योंकि CH2 में
हम देख पा रहे हैं यहाँ पर CH3 में सॉरी 2 हाइड्रोजन कम हो गए, ये CH3 था, CH3 में कितने 3 हाइड्रोजन है, तो इनमें से CHO में केवल एक ही हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन की कमी हुई यहाँ पर। इसी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरोफिल ए में तो 72 है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 70 है। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे बढ़ा एक, तो टोटल यहाँ पर 5 ऑक्सीजन थे क्लोरोफिल ए में, यहाँ पर क्लोरोफिल 6 है, यानी सॉरी क्लोरोफिल बी में 6 ऑक्सीजन है। तो उसका रीजन क्या है, यहाँ पर CHO में 1 ऑक्सीजन और बढ़ जाने की वजह से इसका मूलानुपाती सूत्र में ये डिफरेंस हमको दिखाई दे रहा है। तो अब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पोरफायरिन सीर के तीसरे कार्बन परमाणु पर क्लोरोफिल ई में तो CH3 समूह लग्न होता है, लेकिन अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें तो वहाँ पर एल्डिहाइड समूह यानी CHO जुड़ा हुआ रहता है, और इसी वजह से क्लोरोफिल बी को क्लोरोफिल ए का एल्डिहाइड कहा जाता है। ओके, क्लोरोफिल ए जो है जनरली वो आपको नीला हरा रंग का दिखाई देगा, और क्लोरोफिल बी जो है वो पीला हरा रंग का दिखाई देता, मतलब ये इसका कलर होता है। ओके, तो ये तो क्लोरोफिल की संरचना। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल की संरचना के बाद में हमारा दूसरा पिगमेंट जो है, दूसरा वर्णक मैंने बताया आपको कैरोटीनॉइड वर्णक है। मैं इरेज कर देना चाहूंगा वापस हम ब्लैंक पेज में। यस, तो नेक्स्ट में फिर से एक बार फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स मैंने बताया आपको, जैसा कि पहला हमारा क्या था क्लोरोफिल, जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। दूसरा हमारा कैरोटीनॉइड है, और तीसरा फाइकोबिलेन। ओके, तो कैरोटीनॉइड्स की हम बात करते हैं। कैरोटीनॉइड्स की खोज सबसे पहले वैकेनरॉडर ने की थी। वैकेनरॉडर ने 1831 में इसको गाजर के अंदर खोजा था। किसमें? गाजर के अंदर। और इस वजह से गाजर को हम क्या कहते हैं? कैरेट कहते हैं। और इसी वजह से इस पिगमेंट को ये नाम मिला कैरेटिनॉइड। कैरेटिनॉइड नाम क्यों मिला इसको? क्योंकि इसकी खोज वैकेनरॉडर ने गाजर के अंदर की थी, जिसकी वजह से इसको कैरेटिनॉइड के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में और भी साइंटिस्ट ने इसके बारे में डिटेल स्टडी किया। फिर हम बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड वास्तव में क्या है? तो कैरोटीनॉइड्स वास्तव में लिपिड्स हैं या वसीय यौगिक है। क्या है? लिपिड या मॉलिक्यूल या वसीय यौगिक है। और ये जनरली पीले, नारंगी या बैंगनी लाल रंग के होते हैं। क्या होते हैं ये? पीले, नारंगी या बैंगनी लाल रंग के होते हैं। ये उच्च पादपों और शैवालों दोनों में पाया जाता है, और कुछ कवकों में भी, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में भी उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं उनको हमने 2 वर्गों में बांट दिया है। 2 प्रकार के कैरोटीनॉइड्स जनरली देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? कौन कौन से 2 प्रकार के कैरोटीनॉइड्स होते हैं? तो एक तो होते हैं कैरोटीन्स, कैरोटीन, और दूसरा होता है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल। तो इस तरह से 2 तरह के वर्गों में हमने इसको वर्गीकृत किया है कैरोटीनॉइड्स को। कैरोटीन 2 प्रकार के जनरली होते हैं, अल्फा और बीटा। कौन कौन से? अल्फा और बीटा, 2 तरह के कैरोटीन होते हैं, अल्फा, बीटा। ओके, जबकि ज़ैंथोफिल लगभग 20 प्रकार के ज़ैंथोफिल है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ज़ैंथोफिल की अगर हम बात करें तो ज़ैंथोफिल जैसे ल्यूटीन, जियोजेंथिन, वाइलोजेंथिन, क्रिप्टोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, ये इस तरह से टोटल 20 टाइप्स के ज़ैंथोफिल अभी तक, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम इतने यहाँ पर आप मान के चलिए इतने होते हैं 20 टाइप्स के। ओके, अब हम बात करते हैं कैरोटीन्स। कैरोटीन्स केवल क्या होते हैं? हाइड्रोजन तथा कार्बन अणुओं से मिलकर बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन कैरोटीन। तो इनका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा कैरोटीन्स का? तो कैरोटीन्स का मूलानुपाती सूत्र होता है C40 और H
56, ये इनका मूलानुपाती सूत्र होता है। और ये लाल रंग के होते हैं। और इसके प्रमुख एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो लाइकोप्रीन, एक अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, जैसा कि हम जानते हैं गामा कैरोटीन, ये इसके एग्जाम्पल है। लाइकोपीन को मौलिक वर्णक माना गया है और इसमें अल्फा कैरोटीन का लाइकोपीन से व्युत्पन्न माना गया है, जैसा कि हम डायग्राम के अंदर देख पाएंगे। यहाँ पर दिख पा रहे हैं। तो हर एक अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये वर्णक क्लोरोप्लास्ट तथा क्रोमोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं और कैरोटीनॉइड वर्णक क्लोरोफिल के समान ही जल में अघुलनशील होते हैं, यानी कार्बनिक विलायकों में। क्लोरोफिल भी कार्बनिक विलायकों में घुलनशील था, ये भी कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। इसकी संरचना अगर हम देखें तो ये दो भागों से दो वलय इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो रिंग है और ये दोनों रिंग हर एक स्ट्रक्चर के अंदर, चाहे वो लाइकोपीन में देखो आप, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन में देखोगे तो हर एक के अंदर आपको संरचना में लगभग समानता मिलेगी। क्या है, यहाँ पर आपको दो वलय दिखाई दे रहे हैं और ये दो वलय आपस में हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज से जुड़े हुए, एक श्रृंखला से, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये इस तरह से क्या होते हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको कैरोटीनॉइड्स जो है वो। फिर हम बात करते हैं ज़ेंथोफिल मैंने बताया आपको कि इनमें कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है। तो ज़ेंथोफिल की अगर हम बात करें तो उनका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, ज़ेंथोफिल का मूलानुपाती सूत्र C40H56 4O। तो इस तरह से यहाँ पर ज़ेंथोफिल की संरचना आपको मैंने बताया आपको कि ज़ेंथोफिल जो होते हैं वो थोड़े भिन्न होते हैं। ये पीले रंग के वर्णक है और इनकी संरचना कैरोटीन से थोड़ी भिन्न होती है, क्योंकि मैंने बताया आपको मूलानुपाती सूत्र के अंदर यहाँ पर आपको C40 और H56 तो दोनों में कॉमन दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन अतिरिक्त दिखाई दे रहे हैं। तो ज़ेंथोफिल के प्रत्येक अंतस्थ रिंग में, यानी इनर रिंग जो है, इनर साइड जो रिंग है उनके अंदर कार्बन से एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर कितने, 4 ऑक्सीजन अतिरिक्त जुड़े हुए हैं यहाँ पर। ओके, अब प्लांट्स के अंदर प्रमुख रूप से बीटा कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर, मैंने बताया था आपको कि ये पिगमेंट सिस्टम है, पिगमेंट सिस्टम में कैरोटीन एक सहायक वर्णक के रूप में काम करता है और ये सहायक वर्णक प्रकाश का अवशोषण करके ये क्या कर रहा है, रिएक्शन सेंटर तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये एक सहायक पिगमेंट के रूप में काम करता है। तीसरा और आखिरी हमारा जो पिगमेंट है, जैसा कि मैंने बताया आपको, क्लोरोफिल पहला पिगमेंट था हमारा, दूसरा कैरोटीनॉइड्स है और तीसरा जो पिगमेंट है वो है हमारा फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस के बारे में हम बात करते हैं। फाइकोबिलेंस यही कुछ शैवालों और जीवाणुओं में पाए जाते हैं। ओके, कैरोटीनॉइड्स के अतिरिक्त पाए जाते हैं, मतलब ये भी एसेसरी पिगमेंट्स के रूप में काम करते हैं। ये वर्णक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो फाइकोसाइनिन और एक फाइकोइरिथ्रिन। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा जब शैवालों का अध्ययन किया होगा, तो वहां पर आपने देखा होगा साइनोफाइसी वर्ग के शैवाल और रोडोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं उनमें इस तरह का पिगमेंट्स देखने को मिलता है। अगर आप साइनोफाइसी की बात करो तो साइनोफाइसी के अंदर फाइकोसाइनिन है ना, ये दो तरह के होते हैं, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। फाइकोसाइनिन और दूसरा है फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन कहाँ पर होता है, तो फाइकोसाइनिन नीले रंग का वर्णक है और ये साइनोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं जैसे ओसिलोटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबीना, तो साइनोफाइसिन जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, तो उनके अंदर ये शैवाल, उन शैवालों के अंदर ये वर्णक जो होता है फाइकोसाइनिन पाया जाता है। फाइकोसाइनिन जनरली रोडोफाइसी के अंदर भी देखने को मिलता है फाइकोसाइनिन, पर ये साइनोफाइसी के अंदर देखने को मिलता है। तो ये दोनों प्रकार के शैवालों में पाए जाते हैं और ये नारंगी व लाल प्रकाश का अवशोषण करते हैं। दूसरा जो है वो फाइकोइरिथ्रिन है, ये लाल रंग के वर्णक होते हैं, लाल रंग के वर्णक फाइकोइरिथ्रिन, और
ये जनरली रोडोफाइसी वर्ग के शैवालों में ही पाए जाते हैं और ये प्रकाश का 495 nm से 565 nm के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम में फाइकोरिथ्रिन की संरचना के बारे में बता रहा हूँ। ये फाइकोरिथ्रिन की एक स्ट्रक्चर है। तो फाइकोबिलिन्स जो है की संरचना पर्णहरित के समान टेट्रा पायरोलिक होती है, परंतु यहाँ पर आप टेट्रापायरोलिक यानी 4 पायरोल वलय यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन ये पर्णहरित अणु में पायरोल रिंग के समचक्रित होती है, जबकि फाइकोबिलिन्स में क्या होता है, वहां पर आपने देखा था पूरा एक वलय बना रहा था, लेकिन यहाँ वलय नहीं बनकर एक रेखिक क्रम में यहाँ पर आपको पायरोल रिंग्स जो है वो आपस में जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो ये डिफरेंस होता है फाइकोबिलिन्स की संरचना और क्लोरोफिल की संरचना में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।